लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलेरिया सर की पुस्तक विश्व इतिहास में आज 19वां चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास। राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास एक छोटा सा चैप्टर है, 15-20 मिनट की क्लास रहने वाली है। तो करते हैं इस चैप्टर को शुरू। पहला प्रश्न है कि शतवर्षीय युद्ध किन किन देशों के मध्य हुआ। शतवर्षीय जो 100 वर्षों का युद्ध था, यह कौन कौन से देशों के मध्य हुआ था? तो यह हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। 1337 से लेकर 1453 ईस्वी के मध्य इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य यह युद्ध हुआ। युद्ध की शुरुआत के समय इंग्लैंड के शासक एडवर्ड तृतीय एवं फ्रांस के शासक फिलिप षष्ठ थे। यद्यपि आरंभ में इस युद्ध में इंग्लैंड को फ्रांस के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त हुई, परंतु अंततः इंग्लैंड बुरी तरह परास्त हुआ। वह केले बंदरगाह के अतिरिक्त जीते हुए समस्त फ्रांसीसी प्रदेश को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। 100 वर्षीय युद्ध की घटनाएं। सलुइस का युद्ध 1340, क्रेसी का युद्ध 1346, पोइटियर्स का युद्ध 1356, लंदन में किसानों का विद्रोह 1381, अग्निफोर्ड का युद्ध 1415 जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई, कैस्टिलियन का युद्ध 1453 जिसमें फ्रांस की जीत हुई। अगला प्रश्न है कि शतवर्षीय युद्ध की निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? शतवर्षीय युद्ध की निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? कैस्टिलियन की लड़ाई। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि उन दो संधियों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सी संधि उन दो संधियों में से एक है जिसमें वेस्टफेलिया की शांति शामिल है? तो कौन सी दो संधियों में से एक है जिसमें वेस्टफेलिया की शांति शामिल है? तो वह मुंस्टर की संधि। बे नंबर ऑप्शन। वेस्टफेलिया की शांति संधि ने 30 साल के कठिन युद्ध को समाप्त कर दिया। यह संधि जर्मनी के मुंस्टर और ओस्नाब्रुक में 1648 ईस्वी में हुई। इस संधि को 3 प्रारूपों में निर्दिष्ट किया गया, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रोटेस्टेंट साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य कैथोलिक से टूटकर अलग हो गए। इसे यूरोप में राज्य प्रणाली की शुरुआत के रूप में भी दिया जाता है। इस संधि के बाद डच शिपिंग उद्योग बहुत विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतवर्षीय युद्ध के अंतिम चरण में फ्रांस की किस बालिका को युद्ध में भाग लेने के लिए जिंदा जला दिया गया? शतवर्षीय युद्ध के अंतिम चरण में फ्रांस की कौन सी बालिका जिसको युद्ध में भाग लेने के लिए जिंदा जला दिया था, वह बालिका कौन थी? तो वह थी जोन ऑफ आर्क। ए नंबर ऑप्शन। जोन ऑफ आर्क का जन्म 1412 ईस्वी में फ्रांस के एक किसान परिवार में हुआ। फ्रांसीसियों को अंग्रेजी घुसपैठ से बचाने के आरोप में 1431 ईस्वी में एक भ्रष्ट चर्च के मुकदमे में उन्हें विधर्म का दोषी पाया गया और जिंदा जला दिया गया। बाद में चर्च द्वारा मुकदमे को रद्द कर दिया गया और 500 साल बाद 1920 में पोप बेनेडिक्ट 15 द्वारा जोन ऑफ आर्क को संत घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेन के इतिहास में कास्तिल और अरागान का एकीकरण कब हुआ? स्पेन के इतिहास में कास्तिल और अरागान का एकीकरण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1669 ईस्वी में। 1669। बे नंबर ऑप्शन। आधुनिक स्पेन के इतिहास में 1669 ईस्वी में कास्तिल की इजाबेला व अराकान के राजा फर्डिनेंड के विवाह के फलस्वरूप इन दोनों राज्यों का एकीकरण महत्वपूर्ण घटना थी। 1480 के उपरांत धर्मांतरीकरण अथवा धर्म परिवर्तन करने वाले यहूदियों के ऊपर निगरानी रखना एक धार्मिक कृत्य के साथ साथ राजकीय संस्था भी बन गया, क्योंकि इस अधिकारी की नियुक्ति, जिसे महाधर्माधिकारी कहा जाता था, राज्य द्वारा ही की जाती थी एवं उसके द्वारा घोषित निर्णयों के ऊपर रोम को अपील
रोम को अपील नहीं की जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेन में हर्मेदाद क्या था। स्पेन में हर्मेदाद क्या था। स्पेन के अंदर जो हर्मेदाद क्या था, तो यह था सैन्य पुलिस। सैन्य पुलिस को हर्मेदाद कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेन ने पुर्तगाल को कब अपने राज्य में मिला लिया। स्पेन ने पुर्तगाल को अपने राज्य में कब मिलाया था। स्पेन ने पुर्तगाल को अपने राज्य में कब मिलाया। 1580 ईस्वी में। 6 नंबर ऑप्शन। फिलिप द्वितीय ने 1580 में पुर्तगाल को स्पेन के साथ मिला दिया। यह विलय 1640 ईस्वी में समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद फ्रांस में राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा परिपक्व हुई। कौन से युद्ध के बाद जो फ्रांस में राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा परिपक्व हुई। 7 वर्षीय युद्ध। 7 वर्षीय युद्ध के पश्चात फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र विकसित हुआ। चार्ल्स सप्तम के उत्तराधिकारी लुई एकादश 1461 से 1483 ने अंतिम खतरनाक सामंत बरगंडी के ड्यूक पर भी विजय प्राप्त कर ली। लुई 12वें 1498 से 1515 के समय में ब्रिटेन की राजकुमारी से विवाह करके ब्रिटेन को भी फ्रांस का एक अंग बना लिया। अगले शासक फ्रांसीसी प्रथम 1515 से 1547 ईस्वी को फ्रांस का पुनर्जागरण शासक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में टाई या टेली क्या था। फ्रांस में टेली क्या था, तो यह एक शाही टैक्स था। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना किस शासक ने की। इंग्लैंड में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना जो कौन से शासक के द्वारा की गई थी। हेनरी सप्तम के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। गुलाबों के युद्ध लंकाशायर व यॉर्कशायर के मध्य गुलाबों के युद्ध में निर्णायक बासवर्थ युद्ध 1485 में रिचर्ड तृतीय यॉर्कशायर प्रतीक था सफेद गुलाब व हेनरी सप्तम लंकाशायर जिसका प्रतीक था लाल गुलाब के मध्य हुआ। इसमें रिचर्ड तृतीय मारा गया। विजयी हेनरी सप्तम ने ट्यूडर राजवंश की स्थापना की व इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबों का युद्ध कब हुआ। गुलाबों का युद्ध 1455 से 1485 ईस्वी के मध्य। 15वीं एवं 16वीं शताब्दियों में राष्ट्रीय शक्तियों के विकास के दौरान ट्यूडर वंश ने इंग्लैंड को एक शक्तिशाली एवं गरिमामय शासन परंपरा प्रदान की। ट्यूडर वंश का प्रथम शासक हेनरी सप्तम गुलाबों के युद्ध की समाप्ति पर 1485 में सिंहासनारूढ़ हुआ था। ट्यूडर वंश की अंतिम शासिका एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 ईस्वी थी। गुलाबों के युद्धों के बाद जो वर्ग स्थायित्व चाहते थे, जैसे मध्य स्तर के भूस्वामी भद्रजन और कुलीन वर्ग के कुछ भाग, उनका समर्थन प्राप्त करके ट्यूडर शासकों ने 15वीं शताब्दी के अंत में सामंती लॉर्डों के गुटवाद को दबाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजा को समर्थन देने वाले इन वर्गों की समृद्धि का आर्थिक आधार पूंजीवादी कृषि का विकास था। 1569 में उत्तरी अर्ली का विद्रोह सामंती विद्रोह की अंतिम टिमटिमाहट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई। इंग्लैंड में रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। 1688 ईस्वी में। स्टुअर्ट वंश का शासनकाल 1603 से 1688 के अंतिम शासक जेम्स द्वितीय के समय इंग्लैंड में रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जिसमें पार्लियामेंट की जीत हुई तथा वे अंग्रेज शासकों पर सर्वोच्च बन गई। इस प्रकार लोकतंत्र ने निरंकुशता पर विजय पाना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंकुश राजतंत्र की क्या क्या विशेषताएं थी। निरंकुश राजतंत्र की क्या क्या विशेषताएं थी। निम्नलिखित कथनों की सहायता से उपयुक्त कोड का चयन कीजिए। निरंकुश राजतंत्र की क्या क्या विशेषताएं थी। निम्नलिखित कथनों की सहायता से उपयुक्त कोड का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है कि निरंकुश राजतंत्र में शासन अथवा राजा ही सर्वोच्च होता था। निरंकुश राजतंत्र में शासन अथवा राजा ही सर्वोच्च होता था। दूसरा कि निरंकुश की एक और विशेषता वाणिज्यवाद थी। निरंकुशवाद की एक और विशेषता वाणिज्यवाद थी। जैसे जैसे शासन की शक्ति बढ़ी, वाणिज्यवाद भी बढ़ता गया। तीसरा है कि यह राजा और जनता के बीच एक मूक समझौता था, जिसके आधार पर राजा अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता था।
चौथा ऑप्शन है कि इस युग में राजा सेना की सहायता से शासन परिवर्तन करके शक्ति प्राप्त नहीं करता था, बल्कि राजतंत्र से संबंधित होने के कारण ही अपने पद को प्राप्त करता था। पांचवा ऑप्शन है कि निरंकुश राजाओं ने मध्यकालीन संस्थाओं को समाप्त नहीं किया। निरंकुश राजाओं ने मध्यकालीन संस्थाओं को समाप्त नहीं किया, परंतु नई संस्थाएं स्थापित कर उनकी सहायता से शासन कार्य चलाया। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है जो निरंकुश राजतंत्र की विशेषताओं से संबंधित सही है? तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, निरंकुश राजतंत्र में शासन अथवा राजा सर्वोच्च होता है। इसकी एक और विशेषता है वाणिज्यवाद। जैसे जैसे शासन की शक्ति बढ़ती है, वाणिज्यवाद भी बढ़ता गया। राजा और जनता के बीच एक मूक समझौता था, जिसके आधार पर राजा अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता था। इस युग में राजा सेना की सहायता से शासन परिवर्तन करके शक्ति प्राप्त नहीं करता था, बल्कि राजतंत्र से संबंधित होने के कारण ही अपने पद को प्राप्त करता था। निरंकुश राजाओं ने मध्यकालीन संस्थाओं को समाप्त नहीं किया, परंतु नई संस्थाएं स्थापित कर उनकी सहायता से शासन कार्य चलाया था। तो 500 ही ऑप्शन है जो इसमें सही होंगे। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से निरंकुश राजतंत्र के उदय के कारण है? निम्नलिखित में से कौन से जो निरंकुश राजतंत्र के उदय के कारण है? निरंकुश राजतंत्र के उदय के कौन कौन से कारण हैं? व्यापारिक क्रांति से धन प्राप्ति, धर्म युद्ध से सामंत तंत्र कमजोर होना, राष्ट्रीयता की भावना का उत्थान और देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इनमें निरंकुश राजतंत्र के उदय के कौन कौन से कारण हैं? तो चारों ही कारण हैं। द नंबर ऑप्शन। निरंकुश राजतंत्र के उदय के अन्य कारण निम्न हैं। सबल राजतंत्र के प्रति चर्च का विरोध क्षीण हो गया। अब चर्च ने सामंती अराजकता के विरुद्ध राजतंत्र का समर्थन किया। कुछ यूरोपीय देशों में प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने राज्य के सत्ता के विकास में सहयोग किया। 15वीं शताब्दी में रोमन कानूनों में लोगों की रुचि जागृत हुई और इसका अध्ययन होने लगा। रोमन कानून के अनुसार राजा निरंकुश शासन कर सकता था। पुनरुत्थान एवं धर्म सुधार काल के कुछ विद्वान लेखकों ने भी राजाओं के हाथों को सुदृढ़ करने में सहयोग किया। इटालियन लेखक मैकियावेली, फ्रांसीसी लेखक बोडिन, अंग्रेजी हॉब्स ने क्रमशः द प्रिंस, द स्टेट और लेवियाथन नामक पुस्तक लिखी। इन लेखकों ने शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र का पूर्ण समर्थन किया। रोमन विधि व्यवस्था का एक मूलभूत सिद्धांत है कि राज्य के समस्त कानून का स्रोत राजा ही है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस का राष्ट्रीयकरण किस शासक के काल में हुआ? फ्रांस का राष्ट्रीयकरण कौन से शासक के काल में हुआ था? तो फ्रांस का राष्ट्रीयकरण हुआ था लुई 11वें के काल में। ए नंबर ऑप्शन। लुई 11वें ने निरंकुश राजसत्ता की स्थापना को अधिक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। उसके शासनकाल में फ्रांस का इतना तीव्र गति से एकीकरण व राष्ट्रीयकरण हुआ कि उसे फ्रांसीसी राष्ट्र निर्माता की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की एस्टेट जनरल के अधिवेशन को कब भंग कर दिया गया? फ्रांस की एस्टेट जनरल के अधिवेशन को भंग कब किया गया? फ्रांस की एस्टेट जनरल के अधिवेशन को भंग कब किया था? 1614 में। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुरो कौन थे? मुरो कौन थे? तो यह कौन थे? तो यह थे स्पेन में उत्तरी अफ्रीकी मुसलमान। स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी मुसलमान। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रूस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का जो जन्मदाता यह किसे कहा जाता है? इवान महल को, पीटर महान को, इवान भयंकर को या फिर इलेक्टर महान को? आधुनिक रूस का जन्मदाता कहा जाता है पीटर महान को। बे नंबर ऑप्शन। पीटर महान 1682 से 1725 ईस्वी विश्व इतिहास के अत्यधिक कर्मठ और शक्तिशाली शासकों में से एक था। पीटर महान चतुर, दूरदर्शी किंतु निरंकुश सम्राट था। पीटर रूस को एक बड़ी शक्ति बनाना चाहता था। पीटर का कहना था कि पश्चिमी के साथ स्वतंत्रता पूर्वक और सरलता से मिलने जुलने के लिए यह आवश्यक है कि रूस कहीं एक खिड़की खोले, तभी उसमें बाहर से प्रकाश आ सकेगा। अर्थात रूस के पास यूरोपीय समुद्रों में स्थित एक ऐसा बंदरगाह होना चाहिए जो पूरे वर्ष जहाज़ों के उपयोग में आ सके। इसलिए पीटर की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य रूस के लिए पश्चिम की ओर खुली खिड़की या समुद्र तट प्राप्त करना था।
इसके लिए पीटर का स्वीडन के शासक चार्ल्स द्वादश के साथ लगभग 21 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। यहाँ यह स्मरणीय है कि पीटर को जब तोपें बनाने के लिए धातु की कमी का सामना करना पड़ा तो उसने गिरजाघरों के घंटों को पिघलवाने के आदेश दे दिए। अंत में रूस ने स्वीडन को परास्त कर निस्ताद की संधि 1721 ईस्वी निस्ताद की संधि की। इसके द्वारा उसे बाल्टिक सागर में खुली खिड़की प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से उस कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से उस कथन का चयन कीजिए जो राष्ट्रीय राज्यों के उदय के सुपरिणाम को इंगित करता है। निम्नलिखित कथनों में से उस कथन का चयन कीजिए जो राष्ट्रीय राज्यों के उदय के सुपरिणाम को इंगित करता है। 4 कथन दे रखे हैं। पहला कि सामंतवाद समाप्त हुआ, आर्थिक विकास के कारण उत्पादन बढ़ा, तकनीकी क्षेत्र में नई प्रणालियों की खोज हुई और राष्ट्रों की सीमाएं अधिक निश्चित और तर्कसंगत हो गई। राष्ट्र राज्यों के उदय के परिणाम सामंतवाद समाप्त हुआ, आर्थिक विकास के कारण उत्पादन बढ़ा, तकनीकी क्षेत्र में नई प्रणालियों की खोज हुई, राष्ट्रों की सीमाएं अधिक निश्चित और तर्कसंगत हो गई। तो इसमें चारों ही ऑप्शन है जो इसके सही होंगे। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना किसने की। फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना हेनरी चतुर्थ। एक धर्म एक चर्च एक राष्ट्र का नारा किसने दिया। एक धर्म एक चर्च और एक राष्ट्र का नारा किसने दिया था। यह दिया था हेनरी अष्टम ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राज्य का उदय नहीं हुआ। कौन से राज्य में राष्ट्रीय राज्य का उदय नहीं हुआ। जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाल को उत्तमासा अंतरीप के पूर्व के व्यापार का एकाधिकार कब प्राप्त हुआ। पुर्तगाल को उत्तमासा अंतरीप के पूर्व के व्यापार का एकाधिकार कब प्राप्त हुआ था। 1493 ईस्वी में। एक तरफ शक्तिशाली स्पेन से घिरे रहने के कारण पुर्तगाल ने समुद्र की ओर ध्यान दिया। 15वीं शताब्दी में राजकुमार हेनरी डियाज और वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ताओं ने उत्तमासा अंतरीप से भारत तक पुर्तगाल के झंडे को लहराया और एक विशाल साम्राज्य की आधारशिला रखी। 1493 ईस्वी के पेपल लाइन ऑफ डिमार्केशन और स्पेन के साथ टोर्डेसिलाज की संधि द्वारा पुर्तगाल को उत्तमासा अंतरीप के पूर्व के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ। पुर्तगाल के कई योग्य सौदागरों और प्रशासकों ने पूर्वी साम्राज्य में जाकर काफी नाम और धन कमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से स्पेन में मेरानो कौन थे। निम्न में से स्पेन में मेरानो कौन थे। तो यह स्पेनी यहूदी जो ईसाई मत में परिवर्तित हो गए थे। स्पेनी यहूदी जो ईसाई मत में परिवर्तित हो गए इन्हें मेरानो कहा गया। ऐसे स्पेनी यहूदी जिन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया उन्हें मेरानो कहते हैं। जिन मुसलमानों को ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया उन्हें मेरिस्को कहते हैं। परंतु इन मेरानो और मेरिस्को पर भी ईसाइयों को भरोसा नहीं था। हजारों मेरानो और मेरिस्को या तो सरकारी अत्याचार के शिकार हुए या उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में हेनरी सप्तम ने किस कानून को खत्म कर उस प्रथा को समाप्त किया जिसके द्वारा बड़े बड़े सामंत व्यक्तिगत सेना रखते थे। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम ने किस कानून को खत्म कर उस प्रथा को समाप्त किया जिसके द्वारा बड़े बड़े सामंत व्यक्तिगत सेना रखते थे। तो कौन से कानून को खत्म किया था जिसके तहत जो बड़े बड़े सामंत जो व्यक्तिगत सेना रखते थे। तो यह था वर्दी और अनुरक्षण। ए नंबर ऑप्शन। हेनरी सप्तम ने वृद्धि और अनुरक्षण के विरुद्ध कानून पास कर उस प्रथा को समाप्त किया जिसके द्वारा बड़े बड़े सामंत व्यक्ति सेना रखते थे। कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर। हेनरी सप्तम ने संपत्ति संबंधी विवादों को दूर करने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए नए तरह की अदालतों की स्थापना की। इस क्षेत्र में स्थापित पहली अदालत का नाम कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर। इसने रोमन सिद्धांतों पर काम किया, सिर्फ राजा की सत्ता का प्रतिनिधित्व किया, सबूत के मामलों में रोमन नियमों का पालन किया और ज्यूरी प्रथा का अंत किया। इन न्यायालयों में हट्टी कुलीन सामंतों को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना दंड दिया जा सकता था, किंतु विशेष राज्य के न्यायालय के साथ इंग्लैंड में सामान्य न्याय प्रणाली भी चलती रही।
बोलोग्ना कंकोर्दा, बोलोग्ना का कंकोर्दा फ्रांस में 1438 में प्रैग्मेटिक सेक्शन के द्वारा कैलिकन चर्च को काफ़ी राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। 1516 ईस्वी में राजा फ्रांसिस प्रथम ने पोप लियो दसम के साथ एक समझौता किया जिसे बोलोग्ना का कंक्रोदा कहते हैं। इस समझौते के अनुसार प्रैग्मेटिक सेक्शन को रद्द किया गया। पोप को फ्रांसीसी चर्च से अधिक आय प्राप्त होने लगी और राजा ने बिशप और एबोट नियुक्त करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबों के युद्ध का अंतिम निर्णायक युद्ध कौन सा था? गुलाबों के युद्ध का अंतिम निर्णायक युद्ध कौन सा था? वासवर्थ का युद्ध। ए नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। वॉसवर्थ फील्ड की लड़ाई 22 अगस्त 1485 को हाउस ऑफ लैंकेस्टर या लंकाशायर के हेनरी सप्तम ने हाउस ऑफ यॉर्क के रिचर्ड तृतीय को पराजित किया और इस तरह वॉर ऑफ रिजेस का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में कोर्ट्स ऑफ स्टार चैम्बर की स्थापना किसके काल में हुई? इंग्लैंड में कोर्ट्स ऑफ स्टार चैम्बर की स्थापना किसके काल में हुई थी? हेनरी सप्तम के काल में। इंग्लैंड में रोमन कानून का अध्ययन तो किया किंतु उसे केवल आंशिक रूप से लागू किया गया। इंग्लैंड में रोमन कानून का अध्ययन तो किया किंतु उसे केवल आंशिक रूप से लागू किया गया। वहाँ के लोकविधि एवं संविधि कानून से उसका सामंजस्य भी स्थापित किया गया। लोकविधि न्यायालयों में जिन संपत्ति संबंधी मुकदमों के निपटाने में देरी होती थी उनसे निपटने के लिए राजाओं ने कोर्ट ऑफ चांसरी तथा कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट स्थापित की। चांसरी ने जिसकी स्थापना ट्यूडर काल से पहले हो चुकी थी। चांसरी ने उन कानूनों का विकास किया जिन्हें इक्विटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द स्टेट के लेखक कौन है? पुस्तक द स्टेट किसके द्वारा लिखी गई? बोडिन के द्वारा। द नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। सिक्स बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ भी जीन बोडिन की प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? सबसे पहला है कि राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा में निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ। दूसरा, सामंतवाद को बढ़ावा मिला। तीसरा कि राष्ट्र की अभिव्यक्ति ने मूर्त रूप लिया। और चौथा कि आम जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। तो इसमें से कौन सा जो राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा की विशेषताओं के संबंध में सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा से निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ। सामंतवाद को बढ़ावा नहीं मिला था बल्कि सामंतवाद का जो पतन हुआ था, सामंतवाद का पतन किया गया था। बे नंबर ऑप्शन इसमें गलत होगा। राष्ट्र की अभिव्यक्ति ने मूर्त रूप लिया, सह भी सही है। आम जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, द नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ऑर्लियंस के घेरे को तोड़ने वाली सेना का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने ऑर्लियंस के घेरे को तोड़ने वाली सेना का नेतृत्व किया था? जॉन ऑफ आर्क ने, द नंबर ऑप्शन। इसके पश्चात राष्ट्र राज्य की अवधारणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके एक छोटा सा सारणी दे रखी है। तो 1337 से 1453 तक 7 वर्षीय युद्ध चला इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। 1469 में कास्टिल व अरागान का एकीकरण हुआ। 1455 से 85 के मध्य गुलाबों का युद्ध चला। 1485 से 1603 तक इंग्लैंड में ट्यूडर राजवंश का शासन रहा। 1493 ईस्वी में लाइन का डिमार्केशन हुआ। 1516 में बोलोग्ना का कंक्रोदा हुआ फ्रांस के अंदर। 1572 में बोर्थोलोमेव डिवस हत्याकांड हुआ। 1580 के अंदर फिलिप द्वितीय ने पुर्तगाल को स्पेन में मिला लिया। 1603 से 1688 तक इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश स्थापित हुआ। 1614 में फ्रांस में एस्टेट जनरल अधिवेशन भंग किया गया। 1614 के अंदर फ्रांस में एस्टेट जनरल अधिवेशन भंग किया गया। 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। और 1721 के अंदर निस्ताद की संधि हुई जो रूस और स्वीडन के मध्य हुई थी।
तो यह था 19वां चैप्टर राष्ट्र राज्य की अवधारणा से संबंधित। इसके पश्चात अगली क्लास में 20वां चैप्टर पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय जो 20वां चैप्टर अगली क्लास में पढ़ने वाले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।